वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेग क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 23 तारीख को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग उसी के संदर्भ में आज एक प्रैक्टिस सेट यूपी टेट का सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो वह अवधि क्या कहलाती है सीखने की? तो वह अवधि कहलाती है आपका सीखने का पठार। वह अवधि आपकी हो जाती है सीखने का पठार। जिस प्रक्रिया में आपकी सीखने की कोई उन्नति नहीं होती है, वह अवधि आपकी सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो आपके समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े आपके 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। ठीक है, समान संयुक्त कोशिका में आपके गुणसूत्रों के जोड़े 23 होते हैं। नेक्स्ट आपका है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि निकालने का क्या सूत्र है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का आपका सूत्र हो जाएगा, जो सूत्र है IQ का, वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आपका होएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किसने किया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है यह आपका दिया है स्किनर ने। किसने दिया है? आपका स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वो किस पे किया था? चूहे पे किया था। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग चूहे पे किया था। ठीक है, एक चूहे पे प्रयोग किया था। उन्होंने चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे क्या कब बोलते हैं? स्किनर बॉक्स बोलते हैं। सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को किस छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, इसमें पुनर्वलन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और जो दंड पुरस्कार एवं परिणाम पुनर्वलन क्या क्या हो सकते हैं? यानी कि आप किसी चीज़ को करने के लिए इन्फोर्स कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पुनर्वलन किससे मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, या पुरस्कार मिलेगा तो आप पढ़ाई करेंगे, या दंड मिलेगा, या रिजल्ट के मारे करेंगे, या फिर ज्ञान के लिए करेंगे। तो ये पुनर्वलन होता है। इसका स्किनर के सिद्धांत में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के पहले 6 नंबर, कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। किसका? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किससे? अधिगम से संबंधित है। ठीक है, कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, जिसके अनुसार बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु अंतर्दृष्टि या सूझ बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो ये कोहलर का जो है सिद्धांत है। उसके बाद आता बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे कैटेल। कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा प्रेरणा की सीमा। यानी अगर प्रेरणा की सीमा है तो वो अधिगम पठार का कारण होगा। शारीरिक सीमा है तो भी होगा, ज्ञान की सीमा है तो भी है। विद्यालय का सहयोग नहीं होगा। विद्यालय का सहयोग नहीं है, लेकिन बाकी सारी प्रेरणा है, उसके अंदर शारीरिक क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, तो वो अधिगम अपना बच्चा कर लेगा, सीख लेगा। नेक्स्ट है आपका
शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या समाधान के अनुसार, समस्या समाधान के हेतु किया जाता है। एलेक्स एफ आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया था। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसने? एलेक्स एफ आसबर्न ने। एलेक्स एफ आसबर्न ने। एलेक्स एफ आसबर्न आसबर्न ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक की थी? सृजनात्मक समस्या समाधान में मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया था। किसके लिए? समस्या समाधान के सुधार हेतु। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका गेट्स एवं अन्य का। किसका है? गेट्स एवं अन्य का। गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन सम्मेलन आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन किसका करता है? बुद्धि का करता है। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयसों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो आपका भिन्न हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। बाकी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयसों का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत एक ही चीज़ हो जाएंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये आपका किया है जुंग ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपका जुंग ने किया है। ठीक है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो इसका न्यूनतम स्तर होगा ज्ञान। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपका ज्ञान हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक और परिवेश, यानी बच्चा समाज, जो सामाजिक विकास को उसका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही प्रभावित करेंगे। बाकी चीज़ें आर्थिक, शारीरिक, वंशानुगत, ये उसके सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। 17 दिया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक या कोई भी अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो ये आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी उसने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सीखा है। पहले साइकिल सीखा, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल सीखा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? तो शारीरिक विकास का मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो शारीरिक विकास जो होता है वो द्रुतगामी विकास होता है, उसके बाद रुक जाता है। एकदम आपका 15-16 साल तक विकास होगा, 17-18 तक होता है, उसके बाद जो है रुक जाता है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा? तो नहीं पे आपको ध्यान देना है इसमें। वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो है आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, ये सारे आपके विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये आपका गेसेल ने दिया है। विकास के स्वरूप नवीन आपकी विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन आपका गेसेल ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को तो मैकडूगल ने आपकी जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन आपका किसका है? तो ये कथन आपका रॉस का है। इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियमों में आपका तत्परता का नियम तो है, अभ्यास का नियम है, परंतु बहु अनुक्रिया का नियम आपका सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में
डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में? तो वो किया है आपका साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, ये सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर, सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉव, सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल ने नहीं दिया है, ये गलत हो जाएगा आपका। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेशमर ने की है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया और इन्होंने बताया है 2 प्रकार की योग्यता होती है, एक सामान्य मानसिक योग्यता और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता। एक होगी आपकी सामान्य मानसिक योग्यता और एक आपकी हो जाएगी विशिष्ट। कौन सी? विशिष्ट मानसिक योग्यता, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये आपके हो जाएंगे गाल्टन। गाल्टन का नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन आपका क्रो एंड क्रो ने दिया है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना ज़्यादातर मध्य किशोरावस्था में आती है। विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में, इसमें मानसिक उद्वेलन बहुत अधिक होते हैं। देखते हैं निमिष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निमिष का मतलब होता है क्षण। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी आधा शाह आएगा तो हम उसे क्या बता देंगे? नी विसर्ग लगा देंगे, आधे शाह को हटा के विसर्ग लगा देंगे और बाकी वैसे ही रहेगा। तो नी प्लस कपट। अत्यंत शब्द का उपयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत का उपसर्ग हो जाएगा अति। अति धन अंत। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाक्य है? कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। मुझसे उठा नहीं गया तो इसमें क्या है? भाववाच, ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो वर्तनी सही है। किसकी वर्तनी सही है? तो ये सही हो जाएगी, अनुग्रहित। उपत्यकाया का अर्थ क्या है? उपत्यकाया, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो उपत्यकाया बोलते हैं पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे उपत्यकाया बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। णा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। णा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक। उसके बाद गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव है वो आपका हो जाएगा गेहूँ। गोधूम हो जाएगा गेहूँ। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूर्धा तालु दंतालु। तो इसका हो जाएगा आपका तालु। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, तो ये परिमाणवाचक है। 4 गज परिमाण बोधक विशेषण आपका हो जाएगा। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का है शीर्ष। शीर्ष को कभी कभी शीश भी बोल देते हैं। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस? तो हिंदी भाषा का प्रयोग मॉरिशस में लिखने एवं बोलने में किया जाता है। चौराहा में कौन सा समास है? तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ भी संख्यावाचक शब्द आते हैं तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? 46। तो ये आपका ब्रज भाषा की रचना है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा कष्टदायक होना। आँख की किरकिरी होना यानी कष्टदायक होना।
निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होगा? 48। तो ये हो जाएगा आपका आशु भाषण। वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है? 49। तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना है, वीरों का कैसा हो वसंत। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में बोलियां आपकी हो जाएंगी 18। हिंदी भाषा में आपकी कितनी बोलियां हो जाएंगी? 18। हिंदी भाषा में आपकी बोलियां हो जाएंगी 18। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्य भाषा, व्याकरणिक, प्रांजल या मानक? तो आपकी जो मानक भाषा होती है वो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग कौन कौन सी है? भारतेंदु युग में जो निकलती थी वो आपकी हो जाएगी कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासा आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आलाखंड के नाम से आपका प्रसिद्ध है परमाल रासु। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी जगनिक की। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। ठीक है। फिर आपका गद्यांश दिया गया है, गद्यांश तो आप पढ़ के आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा, मैं इसमें कुछ बता देता हूँ। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका हो जाएगा अक्कड़। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जहाँ पे भी आधा चा और छा आता है तो वहाँ तो व्यंजन संधि होनी है। ठीक है। अगला देखते हैं 59। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। कौन सा धर्म? वैदिक धर्म। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन साइंस का, साइंस या मैथ। एक सेकेंड, मैथ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा? तो मान लेते हैं सबसे पहले संख्या कितनी है? x। हम लोग मान लेते हैं संख्या कितनी है? x। तो x का 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ठीक है। किसके बराबर दिया है? 24 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर 48। संख्या आपकी कितनी आ गई? 48। तो इस संख्या का 1/4 कितना होगा आपका? 4 से भाग दे देंगे तो 1 और 2 यानी 12। ठीक है। अब दिया है इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा?
तो देखते हैं सबसे पहले, तो हम इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का ही गुणा करेंगे, यानी कि जैसे दिया है 378 में 8 गुणे 6 गुणे 9 और गुणे 2, ठीक है। इनका हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48 और गुणा 9 दूनी 18, ठीक है। अब इनमें जो इकाई का अंक है उस फिर इकाई का ही अंक का गुणा करेंगे तो 8 8 64 64, तो इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा 4, यानी आपको केवल इकाई के अंक का ही गुणा करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो मान लेते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100, इधर हल करते हैं हम लोग। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 मान लिया, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3/2 है, किसका विक्रय मूल्य का, तो 100 का 3/2 हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 150, ठीक है। ये 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका हो गया कितना, विक्रय मूल्य हो गया आपका 100 और क्रय मूल्य हो गया 150, ठीक। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी ज़्यादा में खरीदी कम में बेची, तो आपका क्या होगा हानि होगी। कितने की होगी 50 की, 50 की हानि होगी। और कितने पे होगी 150 पे होगी जितने में खरीदी है, और गुणे 100, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 33 सही 1/3%, ठीक है। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 150, वो विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 का 3/2 यानी 150। कितना ज़्यादा है 50, तो ये 50 की हानि हुई, 50 कितने पे हुई 150 पे, जितने पे खरीदते हैं उतने पे हानि निकाली जाती है। तो ये आपका 33 सही 1/3%, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 7 + 2 √10 का इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, दो √10 इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इस 7 को जो है इसको हम लोग तोड़ लेंगे 2 और 5 में, किस में 2 और 5 में, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 5 + 2 √10, ठीक है। अगर इसे बाहर निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या 5 ही तो होगा, और प्लस 2 √10, ये तो लिखा ही है, और इसका वर्ग, ठीक। अगर हम इसे लिखें a² + b² + 2ab के रूप में लिखें तो ये आपका √2 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर और उसका √। तो ये आपका अगर निकालेंगे तो √2 + √5 आ जाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक कितने हैं आपके 12 और 72 है, कितने 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। सबसे पहले संख्या मान लेते हैं हम लोग, एक x और एक मान लेते हैं y, ठीक है। अब हमें दिया है x + y क्या है, x + y = 60, कितना दिया है 60, ठीक। और दूसरा हमें दिया है x y बराबर क्या दिया है, लासा गुणे मासा का गुणनफल 12 × 72,
ठीक है, इतना तो हमें दिया है। अब हमें एक फार्मूला पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो बराबर होता है x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 4xy, ये पता है सभी को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या है 60 का स्क्वायर और माइनस 4xy यानी 12 गुणे 72, 4 गुणे 12 गुणे 72। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा √144। तो x माइनस वाई बराबर 12 आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर 60 है। यहाँ से अगर दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 36 और y बराबर 24। तो y बराबर 24 और x बराबर 36, तो एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना है 660 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 660। लंबाई चौड़ाई की दुगनी, यदि कमरे की ऊंचाई 11 है तो छत का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 660। ठीक है, h बराबर 11, ठीक, l बराबर 2 इंटू बी यानी कमरे की चौड़ाई और l बराबर 2b। और हम जानते हैं कि कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे 2 प्लस 660 बराबर क्या हो जाएगा आपका 660 बराबर हो जाएगा 2 प्लस एल की जगह 2b और प्लस b इंटू एच क्या 11। ठीक, तो यहाँ से आपका b निकल के आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद। और l बराबर आपका हो जाएगा 2b यानी कि 20 और h बराबर तो 11 है ही। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे छत का क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू एच, L इंटू बी सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 यानी कि 200 ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सांख्यिकी में प्रसरण विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको दिया गया था। प्रसरण का विश्लेषण किसको इसका श्रेय दिया गया था, तो सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक इसका श्रेय जो है दिया गया था आपका आर.ए. फिशर को, सॉरी आर.ए. फिशर को। ठीक है, किसी संख्या के 66% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या कौन सी होगी। मान लीजिए संख्या के 66% का 3/5वां भाग कितना है 36 है। यहाँ पे 66 की जगह पेपर में करेक्शन था 60 होगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है x का 60% गुणे 3/5 बराबर 36। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 गुणे 5 गुणे 36 बटे 3 गुणे 3 यानी x बराबर आपका x बराबर 100। तो संख्या आपकी हो जाएगी 100। ठीक है,
संख्या आपकी हो जाएगी 100। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29×4 ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ने इसे 27×4 उतारा और नीचे दर्शाए गए के अनुसार हल किया। ऐसे हल किया। शिक्षक द्वारा उस विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, या 5 में से 2 अंक देना चाहिए। यह पता करना चाहिए कि विद्यार्थी ने गलत क्यों उतारा। तो ये आपका हो जाएगा डी। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। पाई आपकी क्या है? अगला क्वेश्चन है पाई आपकी क्या है? पाई आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी ये दिया है तो a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे यहाँ पे a बराबर, सबसे पहले a बराबर 3k, ठीक है, b बराबर 4k और c बराबर हो जाएगा आपका 7k। ठीक, ये हो जाएगा। तो a + b + c क्या हो जाएगा आपका? a + b + c अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? 14k। कितना हो जाएगा? 14k। ठीक है, और इसके बटे में अगर हम कर दें, c कर दें, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका बटे में 7k, तो ये आपका आ जाएगा 2 बराबर 2। ये आपको निकालना था। ठीक है, यदि संख्या ये डैश दिया है 604-6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? खाली जगह पे। तो कोई भी संख्या जब 11 से विभाज्य होती है तो उसका जो नियम होता है वो होता है इसके सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके विषम स्थानों का सम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, तो ये 0 होगा। ठीक है, सम स्थान 0, खाली जगह। ठीक, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। तो 6 4 10 और 6 16। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 11 से ये विभाजित हो जाए तो यहाँ पे इसके लिए क्या आना चाहिए? तो इसके लिए आना चाहिए 5। 5 अगर 16 में से घटेगा तो ही 11 आएगा, तो यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके श्रीनिवास रामानुजन, स्वशिक्षित थे। 104 देखते हैं। देखते हैं। खंबे का 4/5 भाग कीचड़ में दशा है। खंबे की पूरी लंबाई मान लेते हैं, पहले तो इसे मिटा देते हैं। खंबे की पूरी लंबाई मान लेते हैं x, और x का 4/5 कितना? x का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया कि 8 किलोमीटर खंबा अभी भी कीचड़ में धंसा है। तो पूरा खंबा मान लिया x, तो कीचड़ में कितना धंसा है? पूरा खंबा हो गया x, कीचड़ में धंसा है 4x/7। ठीक, प्रश्नानुसार हमने क्या किया? 4x/7 में से कितना निकाल लिया है? 4x/7 का 1/3 निकाल लिया, बचा कितना? 8। ठीक, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8x/21 बराबर 8। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8 × 21/8, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21। यानी खंबे की पूरी लंबाई आपकी जो है
कितनी हो जाएगी 21। ठीक, अगला देखते हैं। ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु कितने क्या है, डी ई एफ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? त्रिभुज था ए बी सी, कौन सा था? ए बी सी, मध्य बिंदु थे डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए बी सी का 1/4 होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या, बड़ी संख्या का जो 2 गुना है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो बड़ी संख्या मान लेते हैं, क्या दी गई है? x। बड़ी संख्या आपकी हो गई x। ठीक है, बड़ी संख्या आपको दी गई है x, छोटी संख्या आपकी हो गई y। ठीक, प्रश्न के अनुसार दिया गया है 2x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। और दूसरा आपका दिया गया है 4x प्लस 3y बराबर 71। ठीक, ये दो समीकरण दिए हैं। पहली संख्या का 2 गुना माइनस दूसरी संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 4 गुना प्लस दूसरी संख्या का 3 गुना, तो इस तरह से दिया है। अब इनको जब हम हल करेंगे समीकरणों को, तो आपको मिल जाएगा क्या? x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बराबर करके हल कर लेंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल कितना दिया है? 5 और 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया है आपको 5 और 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? तो अंतर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 और गुणनफल एक्स वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समीकरण से में दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे, तो आपका हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 अपॉन 36। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 36। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया, तो यही आप उनके व्युत्क्रमों का अंतर हो गया 5 अपॉन 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 108 दिया है। एक 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काट लिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? ये 108 है। तो इसको निकालेंगे हम लोग 6n-2 का होल स्क्वायर इस सूत्र से। 5 सेंटीमीटर एक भुजा वाले घन के सभी फलकों पर एक रंग लगाया जाता है, एक ही फलक पर रंग लगाया जाता है। तो कितने होंगे? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। 6 5-2 का होल स्क्वायर बराबर 6 × 3 का स्क्वायर बराबर 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 में, सी और ए 20 दिन में। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 1/12 एक दिन का काम ए प्लस बी का। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/15। और सी प्लस ए का एक दिन का काम हो गया 1/2। इन्हें जोड़ देंगे तो आपको 2a प्लस बी प्लस सी का काम मिलेगा कितना? यह आपका हो जाएगा 1/2
कॉमा ले लेंगे तो 5 + 4 + 3/60 ये हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 1/2 × 12/60 ये आ जाएगा। तो a + b + c अगर आएगा आपका तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जब घटाएंगे हम लोग तो हमें a बराबर मिल जाएगा 1/30 और b बराबर मिल जाएगा, जब a c घटा देंगे तो हमें b बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें a पूछा गया है तो हम a ही निकालेंगे इस टाइम। तो इसमें से a में से b c घटा देंगे, a + b + c में से, तो हमें a बराबर 1/30 मिल जाएगा। जो तो ए काम करने में पूरे कितने दिन लेगा? 3 डेज़। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़े के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति से कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो ये आप क्या होंगे? माध्य माध्यक और बहुलक प्रभावित होंगे अगर दोनों चरम प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 23। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको ट्राई करेंगे। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 2 3 6 और संख्या में 9 जोड़ दें तो 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 32 संख्या के अंक बदल गए आपस में। 12 देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो वह हो जाएगी आपकी 444। ये आपकी 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, इसका अंक 4 है। ठीक है, तो ये आपकी इन तीनों में से 444 हो जाएगी। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? उस वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शाती है। 113 का एक आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। ठीक है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? 100। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग प्राप्त करने का फार्मूला 2n - 4 × 90/n होता है। तो इसमें रख देंगे 2n 5 - 4 × 90/n 5। तो ये आपका 5 दूनी 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6/5 × 90। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 18 चिक्का ये आपका आ जाएगा 108। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 100। एक कोण का योग ये आपका एक कोण की मान निकलेगा 2n - 4 × 90/n। तो ये एक कोण का मान हो गया 108, इसमें गुणा कर देंगे 5 का तो आपका आ जाएगा 540। ये पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है। ठीक है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। 105। ठीक है, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण कौन से होंगे? कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, कोटिपूरक कोण यानी कि योग कितना होना चाहिए? 90। तो आपका सी हो जाएगा। दोनों कोण का अंतर कितना होना चाहिए? 40 और योग अंतर 40, इसमें बताया अंतर 40 है, इसमें दिया गया है, और योग कितना होना चाहिए? 90। तो ये कंडीशन सी के साथ है। इससे 12 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो भाग दे के हम लोग देख लेंगे, 4 बचेगा। किसी विद्यार्थी को निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, या शिक्षक की सुनने की क्षमता, या धारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। क्या आंकना चाहिए? तो इसमें आंकना चाहिए अवधारणा समझ में नहीं आ रही लेकिन बच्चा प्रश्न भी नहीं पूछ रहा। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका परिसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2। 10 मिनट में हम लोग पर्यावरण और देख लेते हैं। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध आपका है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो ये आपका हो जाएगा एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? भारत के मौलिक कर्तव्यों को। तो USSR के संविधान से भारत के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क में कुल अस्थियों की संख्या होती है करीब 206। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक जल प्रदूषण कौन से प्रदेश में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी तो ये आपके उत्तराखंड में है। LPG के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ये मीथेन का उत्सर्जन करता है, ये गलत है। बाकी नीली ज्वाला होती है, उच्च ऊष्मीयमान होता है, स्वच्छ ईंधन है। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? तो ये आपका हो जाएगा UVA रेज जो है वो ज़्यादा आपकी खतरनाक है। कीटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? कीटोपैक्सी तो ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना किसकी है? प्रजातियों की उत्पत्ति है। किसकी रचना है? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक आपका कौन सा नहीं है? तो कवक आपका अजैविक घटक नहीं है, जैविक घटक है। बाकी प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस अजैविक घटक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? घास भूमि क्षेत्र में मांसाहारी सबसे उच्च उपभोक्ता होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हेग में है। WWF किससे संबंधित है? तो WWF आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक होता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वह आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? तो ये आपकी एजेंसी हो जाएगी प्रदूषण मापने से जो संबंधित है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपकी हो जाएगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो ये आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए इस पेपर के, इंग्लिश छोड़ के बाकी तीनों कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।